डायरी के पन्ने पाठ में क्लास 12th में हम लोग एन फ्रैंक के जीवन परिचय को पढ़ लिए हैं। अब पढ़ रहे हैं इसकी डायरी का पहला पेज, जो लिखना स्टार्ट की थी 8 जुलाई 1942 को। एन के बारे में पहले ही बता दिए थे कि वो यहूदी परिवार की थी और नाजियों द्वारा प्रताड़ित की गई थी। नाजियों से बचने के लिए वो लोग गुप्त जगह पे छुपे हुए थे और उसी जगह पे उसने अपनी डायरी से अपनी सारी बातें शेयर की थी, लिखी थी, जिसको उसके मरने के बाद प्रकाशित कराया गया था। तो देखते हैं डायरी के पन्ने। बुधवार 8 जुलाई 1942। प्यारी किट्टी, वो अपनी डायरी को संबोधित कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से वर्षों बीत गए हो। इतना कुछ हो गया जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ, लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े, मतलब तुम्हारी समझ में आए। इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। मतलब वहाँ से आने के बाद, अपने सामान को व्यवस्थित करने के बाद, वो डायरी में अपनी बातों को लिखने की शुरुआत कर रही है। 3 बजे थे। ये बता रही है क्या हुआ था जिस दिन से उन लोगों ने अपना घर छोड़ने का निश्चय किया था। 3 बजे थे। हेलो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूँकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पड़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई। मार्गोट उसकी बड़ी बहन है। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को ASS से बुलाया जाने का नोटिस मिला है। ASS नाजियों के शिविर से। वह फुसफुसाई, माँ मिस्टर वानदान को देखने गई हुई हैं। मिस्टर वानदान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त हैं। मैं अवाक रह गई। मतलब शिविर से बुलाए जाने का यदि नोटिस मिला है तो मतलब यातना शुरू होने वाली है उस व्यक्ति की। तो मार्गोट ने बताया कि पापा के लिए नोटिस आई है। हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम उन्हें हरगिज़ नहीं जाने देंगे। मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। माँ मिस्टर वानदान से पूछने गई कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन। हम आगे बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं, माँ के लिए इंतजार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा था। हेलो जो उसका फ्रेंड था, एन फ्रैंक का। दरवाज़ा मत खोलो, मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था क्योंकि वानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। इस दूसरे सदमे से तो मैं चीखने लगी। मार्गोट 16 वर्ष की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी पर छत्ती पर, कब, कहाँ, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे।
अब तक डायरी के पन्ने में उसने लिखा है कि रविवार के दिन इन लोगों को सूचना मिली थी कि नाजियों के शिविर से मार्गोट के लिए बुलावा आया था, लेकिन मार्गोट ने सबसे पहले ऐन को ये नहीं बताया कि यह बुलावा मेरे लिए है। पहले उसने बताया कि ये बुलावा उसके पापा के लिए आया है। फिर अंदर जाने पे उसने बताया कि ये बुलावा पापा के लिए नहीं उसके लिए है। तो ऐन चौकसी गई, क्योंकि यातना शिविरों में मानसिक और शारीरिक बहुत कठिन यंत्रणा दी जाती थी यहूदियों को, जिससे सब लोग डरे हुए होते थे। और ये लोग अज्ञातवास में अब जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जबकि ऐन एक छोटी सी बच्ची है, वो ये डरी हुई है कि हम लोग अब अपना घर छोड़ के किस जगह जाएंगे, कहाँ छिपेंगे, कैसे छुपेंगे, हमारी जगह कैसे होगी। ये सारे प्रश्न उसके दिमाग में चल रहे थे।